क्योंकि एक्सकवेशन कर रहे हैं इसीलिए। लिखिए, सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। लिखिए, टाइप ऑफ सॉइल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पहला है स्टेबल रॉक, दूसरा है टाइप ए सॉइल, कैपिटल ए। टाइप ए सॉइल, कैपिटल में ए लिखिएगा। टाइप बी सॉइल एंड फोर्थ इज यानी ऊपर से मजबूती नीचे की तरफ कम होती चली जाती है। यानी टाइप ए में ज़्यादा मजबूती है, टाइप बी में ज़्यादा, टाइप सी में ज़्यादा। टाइप स्टेबल जो रॉक है उसमें तो है ही है, कहीं कहीं उसको नहीं बोलता है, उसके बारे में नहीं बताता है स्टेबल रॉक। तो वो भी एक मिट्टी है और उस पर भी कभी कभी हम काम करते हैं, काम होता ही है। रोड देखा ही बनते हुए है नहीं, जैसे पहाड़ काट कर करके नहीं बनाया जा रास्ता, हाँ, तो उसको हम टाइप स्टेबल रॉक में रखते हैं। उसके बाद है टाइप ए मजबूती में, जिसमें आता है चिकनी मिट्टी वगैरह। तो उसी तरह से सबका डिफाइन आप कैसे कीजिएगा सबको, तो लिखिए, सबका अलग अलग डेफिनेशंस है। जैसे स्टेबल रॉक, stable rock is defined as natural solid mineral, natural solid mineral matter that can be, matter माने चीज, that can be excavated with vertical sides and remain intact माने आपस में जुड़ा हुआ, remain intact while exposed, यानी जब खुद जाता है तब भी जुड़ा रहता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर है, उसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए ग्रेनाइट और सैंड स्टोन। सैंड
स्टोन। ठीक है, अब लिखिए टाइप ए सॉइल का डिफिनेशन। टाइप ए सॉइल आर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव माने आपस में जुड़ा हुआ, COHESIVE, कोहेसिव सॉइल with unconfined compressive strength soil with unconfined compressive strength of 1.5 tons 1.5 ton per square foot और ग्रेटर। यानी टाइप ए सॉइल वो सॉइल है, जुड़ा हुआ सॉइल, जिस पर की दबाव 1.5 टन पर स्क्वायर फुट या उससे भी ज्यादा पड़ता हो, उसको बर्दाश्त करता हो, उसको हम कहते हैं टाइप ए सॉइल। इसका एग्जांपल क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी, CLAY क्ले। कॉमा सिल्टी क्ले, SILTY सिल्टी क्ले, यानी खारी चिकनी मिट्टी। सिल्टी मतलब हो गया खारी, यानी जो समुद्र किनारे की चिकनी मिट्टी होती है। हाँ, सैंडी क्ले, बलुआही चिकनी मिट्टी। कॉमा क्ले लोम, LOAM क्ले लोम, यानी रिच क्ले सॉइल, उपजाऊ चिकनी मिट्टी। समझ में आया? सब चिकनी है, लेकिन खाली नेचर अलग है। सैंड के वजह से तो भी चिकनी है, लेकिन बलुआही चिकनी, खारी चिकनी, खाली चिकनी। बात समझ रहे हैं? तो ये सब चिकनी मिट्टी है जो टाइप ए सॉइल में आता है, जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.5 टन पर स्क्वायर फुट है, या उससे ज्यादा भी पड़ सकता है, उसको बर्दाश्त करेगा। बस समझ में आया? नेक्स्ट टाइप बी सॉइल। Soil B or cohesive soil with an unconfined compressive strength or cohesive soil with an unconfined compressive strength greater than 0.5 tons per square foot, 0.5 ton per square foot, or but, और नहीं लिखिए, but less than 1.5 TSF। वो 0.5 टन पर स्क्वायर फुट बट लेस देन 1.5
TSF शॉर्ट फॉर्म में बोला है, चीज वही है, टन स्क्वायर फुट। ठीक है, अब इसका दबाव कम हो गया, 0.5 टन से ज्यादा और 1.5 टन से कम, उसको कहेंगे सॉइल बी। इसका एग्जाम्पल लिखिए, एंगुलर ग्रेवल, एंगुलर ANGULAR ग्रेवल यानी दानेदार मिट्टी, कंकड़ वाली मिट्टी, वो एंगुलर ग्रेवल है। कॉमा सिल्ट यानी खारी मिट्टी, कॉमा सिल्ट लोम यानी खारी उपजाऊ मिट्टी। हाँ, या सिल्ट को आप बोल सकते हैं दलदल वाली जो मिट्टी होती है, मड कीचड़ वाली मिट्टी, उसको भी हम कहते हैं सिल्ट, जो समुद्र के किनारे जंगल के पास ज्यादा पाया जाता। नेक्स्ट, टाइप सी सॉइल। ये सबसे कमजोर मिट्टी है और कोहेसिव सॉइल with an unconfined compressive strength of 0.5 TSF और लेस पर स्क्वायर फुट। ठीक है, यानी 0.5 टन से भी कम। ये जो मिट्टी है वो बलुआही मिट्टी, इस कमजोर एकदम रहता है। ग्रेवल मिट्टी यानी दानेदार मिट्टी, जिसको अगर आप चुरिए तो अलग अलग हो जाए, हाथ में लेके मसलिए अलग अलग हो जाए, वो मिट्टी है टाइप सी सॉइल। ठीक है, बी और सी में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। दोनों इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन थोड़ा सा का फर्क है जो आप लिख चुके हैं। इसीलिए ज्यादातर जो हम ध्यान देते हैं वो ए और बी और सी, ए और ए कैटेगरी में रखते हैं हम बी और सी को, यानी दो कैटेगरी में मिट्टी को हम लोग बांट करके चलते हैं, ज्यादा ध्यान मोटे तौर पर समझने के लिए। ए में उतना ज्यादा आपको प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं होती है जितना ज्यादा आपको बी में और सी में। ए में आप शोरिंग नहीं भी करते हैं जगह के मुताबिक तो भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उसका बॉन्डिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है। लेकिन बी और सी अगर आता है तो वहां पर शोरिंग जरूरी है, बस समझ रहे हैं, सपोर्ट के लिए प्रोटेक्टिव मेथड है, फंसे नहीं, शील्डिंग उसके लिए, स्लोपिंग उसके, उसमें सब चीज करते हैं। और इसमें शोरिंग नहीं कीजिएगा तो चलेगा टाइप ए पे। बेंचिंग 20 फीट तक बेंचिंग का नियम है करने का। 20 फीट से अधिक अगर है तो उस पे बेंचिंग करने की जरूरत नहीं है, हर 20 फीट के बाद फिर से बेंचिंग कर सकते हैं, बस समझ रहे हैं। टाइप ए सॉइल में है तो बेंचिंग का नियम है हॉरिजॉन्टल H/2, यानी अगर आपको लिखा हुआ ऐसे मिले तो समझ जाइए, बेंचिंग के इस सिस्टम में आता है H/V, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बस समझ रहे हैं। अगर 20 फीट गहराई है तो उसमें आप जो बेंचिंग देते हैं, हट जाइए आने दो,
हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल, यानी आपका जो ये है हॉरिजॉन्टल ऐसी ना जी, और ये आपका वर्टिकल, तो ऊंचाई और ये इस पर निर्भर कर रहा है। इस तरीके से ये बेंचिंग आप देते हैं। टाइप ए सॉइल अगर है तो हॉरिजॉन्टल की लंबाई चौड़ाई जो होगी वो हाफ, यानी ये हो जाएगा हाफ। मतलब हाफ का मतलब क्या समझा? हाफ फीट, 6 इंच, बस समझ रहे हैं। अगर ये हाफ होगा तो वर्टिकल 1 फीट का ही रहेगा, बस समझ रहे हैं। इसके ऊपर का नहीं है, ये वर्टिकल और इसका चौड़ाई बेस, उसके बारे में ये बोल रहा है, ऊंचाई के बारे में नहीं। ऊंचाई तो हम बताया ही आपको 4-4 फीट पर देंगे, पहला को छोड़ के। पहला 5 पर है, बाकी सब 4-4 फीट पर देते हैं। यानी आप जो बेंचिंग बनाएंगे तो कितना जमीन को काट के चौड़ा कीजिएगा और कितना हॉरिजॉन्टल काटिएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हाफ हॉरिजॉन्टल काटा है तो वर्टिकल 1 काटना होगा। ये टाइप ए में है। ये तब हम करते हैं जब ये इसका 20 फीट की गहराई होती है। अगर इसकी गहराई 12 फीट से कम है तब इसमें 3/4 हो जाता है और ये 1 ही रहता है। बस समझ गए? ऐसे ही कर करके बनता है। और इसमें जो स्लोप एंगल है, स्लोप एंगल वो हम लोग इसमें कितना देते हैं? स्लोप एंगल, स्लोप 53 डिग्री। यानी कटिंग जो करेंगे वो इस तरीके से करें कि 53 डिग्री का कोण बने, है ना जी? बस समझ रहे हैं कि नहीं? तो लिखिए इसमें टाइप सी सॉइल का एग्जांपल: ग्रेवल सॉइल, सैंड सॉइल, लोमी सैंड, लिख लिया? तो ये हो गया आपका टाइप सॉइल। उसके मुताबिक एंगल सबके सामने आप लिख सकते हैं: 53 डिग्री, 45 डिग्री, 34 डिग्री, 90 डिग्री लिख सकते हैं उसके सामने। फिर बोलना पड़ेगा, ठीक है? बेंचिंग में सिस्टम वो भी लिख सकते हैं। आपके उसमें रॉक में बेंचिंग नहीं है। ए में है 3/4:1, बी में है 1:1 और सी में है 1/2:1, 1.5:1, 1/2 यानी 1.5। टाइप बी में 1/1, 1:1। टाइप सी में 1.5:1। ठीक है? बी में 1:1, सी में 1.5:1 और ए में 3/4:1। या कहीं पर आपका हाफ भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब 20 फीट, हाँ, ये 20 फीट हाइट पर ही है, यानी 20 फीट या 20 फीट से नीचे भी हो।
अब इसकी पहचान कैसे पहचान करोगे? उसके लिए कई टेस्ट है, वो टेस्ट से ही आप इसकी पहचान कर सकते हैं खुद भी। जैसे मीटर भी आता है और मैनुअल भी हम करते हैं। मिट्टी को हाथ में लीजिए, गोला बनाइए, उसके ऊपर उंगली दबाइए। अगर उंगली का छाप अंगूठे का उसमें घुसाइए, अगर उंगली घुसता नहीं है, छाप सिर्फ आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो टाइप ए सॉइल है। अगर नाखून तक अंदर जाता है तो टाइप बी सॉइल है, और पूरा चला जाता है तो टाइप सी सॉइल है। दूसरा तरीका और है, मट्टी को हाथ में लीजिए, उस पर पानी लगाइए और उसको रगड़िए। अगर सिल्की पेस्ट समझ रहे हैं ना, चिकना पेस्ट अगर बन जाता है तो टाइप ए सॉइल है। और अगर वो अलग अलग हो जाता है, चंक में बढ़ जाता है, छितरा जाता है, तो इसका मतलब है टाइप बी या टाइप सी सॉइल है। दो ही सॉइल में फर्क है करना है आपको, बस समझ रहे हैं ज्यादातर। हाँ, ड्राई टेस्ट, हाथ में लीजिए और उसको रगड़िए। अगर वो गोली गोली बन कर करके गिर रहा है मतलब टाइप ए सॉइल है, और अगर वो पाउडर बन करके गिर गया तो इसका मतलब टाइप बी या टाइप सी सॉइल है। तो चिकनी मिट्टी कभी भी करके देखो, गोली बन जाएगा। आपस में बॉन्डिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है तो सटा रह जाएगा, और बॉन्डिंग प्रॉपर्टी कम होगा तो सब एक दूसरे से अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये भी तरीका है। अब वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो तो अलग चीज है, वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा। सी में एब्जॉर्ब नहीं करता, स्लिप कर जाता, पास कर जाता, निकल जाता है, ले लेगा, सारा पानी ले लेगा आपका और वो निकल जाता है। सिपिंग द वाटर्स फ्रॉम द टाइप सी सॉइल, इसको कहते हैं सबमर्ज्ड सॉइल। जो ये भी आप देख सकते हैं पानी डाल करके। तो ये टेस्ट नहीं है, जो टेस्ट है वो। उसके बाद पेनेट्रोमीटर आता है, पॉकेट पेनेट्रोमीटर। वो स्ट्रिंग लगा होता है और आगे की तरफ नोक रहता है उसमें पॉइंट, और एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जिसमें रीडिंग देखते हैं। जैसे अभी आपको लिखाया है कि 1.5 टन फोर्स अगर सह रहा है या उससे ज़्यादा, तो उसको हम मानेंगे ए सॉइल। तो जो फोर्स मारिएगा उस पर, तो वो आपके मिट्टी के दबाव को बताएगा, आपके रीडिंग कि कितना टन इस पर जोर पड़ रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा मिट्टी है जिसमें जोर सबसे कम पड़ रहा है, आसानी से घुस जा रहा है ना। आसान तरीका सबको लिख लीजिए। यानी सॉइल टेस्ट नंबर 1, पॉकेट पेनेट्रोमीटर। पेनिट्रेशन से बना, पेनिट्रेशन माने घुसाना, PENETRO, पेनेट्रोमीटर, METER, पॉकेट पेनेट्रोमीटर। और डायरेक्ट रीडिंग, कॉमा स्प्रिंग ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। used to determine the unconfined compressive strength
अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, फुल स्टॉप, वंस pushed into the soil, सॉइल में उसको पुश कीजिए, ढकेलिए, कॉमा, एन इंडिकेटर स्लीव, SLEEVE, स्लीव माने बाँ होता है, इंडिकेटर स्लीव का बाँ मतलब इंडिकेटर जो है उसके ऊपर, हाँ, स्लीव, डिस्प्ले द रीडिंग, बस इतना आसान है इसको करना, कुछ नहीं है एकदम, वो रीडिंग बता देगा यानी कितना फोर्स उसमें लग रहा, इससे आप पता चल जाए ये कौन सा मिट्टी है। ठीक है, यस सर। दूसरा टेस्ट विजुअल टेस्ट है, देख कर करके। एक मिट्टी जो आपस में गुच्छे की शक्ल में नजर आ रहा हो और एक मिट्टी जो गुच्छे में ना रह रहा हो, अलग अलग हो जाता हो, दोनों में से समझिए कौन क्या है। जो गुच्छे में है बस तो देख करके भी समझते हैं हम लोग, मतलब जो मिट्टी को कोड़ दिया और कोड़ कर करके देख रहे हैं, लपेट दिया, इसे गोल बना दिया, समझ रहे हैं, देखिए गोल में गोल बन गया, आपस में जुड़ा गुच्छा वाला में सटा रहेगा ना, और जो गुच्छा में नहीं रह सकता है, जो दानेदार होगा, ग्रेनुलर होगा, सॉल्टी होगा, सिल्टी होगा, ग्रेवल होगा, वो गुच्छा बनेगा ही नहीं। हाँ तो वही तो पता चलता उससे। हाँ जी, तो लिख लीजिए, इफ द एक्सकावेटेड सॉइल is in clumps, CLUMPS, clumps माने गुच्छा, बंच है ना, clumps का मतलब बंच या गुच्छा, कॉमा, it is cohesive, cohesive means टाइप ए, जुड़ा हुआ है, it is cohesive, full stop, if it's break up easily, if it break up easily, comma, not staying in clumps, not staying in clumps यानी गुच्छे में नहीं रुकता है, वो अलग हो जाता है, clumps, not staying in clumps, comma, it is granular, it is granular। तीसरा टेस्ट है थंब पेनिट्रेशन टेस्ट, अंगूठा घुसा करके देखिए, प्रेस द थंब, प्रेस थंब पेनिट्रेशन टेस्ट, लिख लिया, लिखिए इसमें, प्रेस द थंब इन फर्मली, मजबूती से, इनटू द सॉइल, प्रेस द थर्म फर्मली, FIRMLY, फर्मली माने हाँ मजबूती से, इनटू द सॉइल, कॉमा, इफ द थंब मेक्स एन आइडेंटेशन, यानी सिर्फ थंब का पहचान हो कि यहाँ पर थंब लगाया था, आइडेंटेशन इन द सॉइल, only with greater difficulty, only with greater difficulty, comma, the soil is probably type A,
probably type A, full stop. If the thumb penetrates no further than the length of the thumbnail, thumb का नाखून, हाँ, कॉमा, it is probably type B soil. Comma, and if the thumb penetrates the full length of the thumb, it is type C. क्लियर? यानी अंगूठा घुसाएं और अंगूठा का छाप आ जाए, अंगूठा घुसे नहीं अंदर, टाइप ए सॉइल है। अंगूठा घुसाइए, नाखून तक घुस जाता है, टाइप बी सॉइल, आसानी से पूरा घुस गया, टाइप सी सॉइल। अब नेक्स्ट है ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी हाथ में मिट्टी को लीजिए और उसको अंगूठे या इस हाथ से उसको रगड़िए। अगर वो चंक के रूप में यानी टुकड़े के रूप में अगर रह जाता है या गिरता है तो वो टाइप ए सॉइल है। अगर वो अलग अलग होकर करके पाउडर के रूप में अलग हो जाता है तो टाइप बी या सी सॉइल है। तो लिख लीजिए, ट्राई टू क्रम्बल द सैंपल, ट्राई टू क्रम्बल, CRUMBLE, क्रम्बल माने टुकड़े टुकड़े करना। The sample in your hands, with your fingers, full stop. If it crumbles into grains, यानी दाने दाने में अलग हो जाता है, इसका मतलब ग्रेनुलर है, कॉमा, इट इज ग्रेनुलर, फुल स्टॉप. Clay will not crumble into grains. Clay will not crumble into grains, comma, only into smaller chunks. चंक माने टुकड़ा, स्मॉलर चंक, छोटे छोटे टुकड़े में गिरेगा वो, है ना जी? ये भी पहचान है, समझ में आया? लास्ट टेस्ट है वेट टेस्ट, गीला कर करके, उसको कहते हैं वेट टेस्ट. वेट माने गीला, WET. इसमें क्या करेंगे? हाँ, अंगुली को अपने भिगाइए, इतना पानी नहीं, इतना पानी की उसको सिर्फ भीगना चाहिए, और उसके बाद उसको हम रगड़ते हैं जैसे खैनी. पेस्ट बन गया, अलग नहीं ना होगा जी, ए रहेगा तो चिकनी मिट्टी जिसमें आती है वो समझिए टाइप ए है. अगर वो अलग अलग हो गया, दाने दाने हो गया, तो समझ लीजिए, तो लिख लीजिए उसको. वेट योर फिंगर and work the soil between them. Full stop. Clay माने चिकनी मिट्टी,
clay is a slick paste. Slick paste, SLICK, slick paste, यानी पूर्ण रूप से वो चिकना हो जाता है। When wet, जब गीला होगा, मतलब ये टाइप ए है, कोहेसिव है, मीन इट इज कोहेसिव, फुल स्टॉप। इफ द क्लम्स यानी टुकड़ा falls a part in a grains, और वो अगर दाने के शक्ल में टूटता है, अलग होता है, falls a part in grains, comma, it is granular. It is granular. कोई दिक्कत है? बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आपने से टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लैबोरेटरी भेजने की ज़रूरत है। आराम से भेज भी कर लीजिए, अपना बता दीजिए क्या है। और ये भी आपको बता दिया आसानी के लिए कि दो ही पार्ट में आप ध्यान रखिए, ए और बी और सी। ए अलग, बी और सी अलग। जो आप सी में दीजिए वही बी में भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली ए को आप अलग कीजिए। इवन की इतना भी आप ध्यान रखिए कि जो आप एंगल ऑफ रिपोज देते हैं, स्लोप, ए में भी अगर आप बी जितना दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो और सेफ है। कटिंग कर रहे हैं और स्लोप जो बना रहे हैं वो 45 डिग्री पर अगर दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए में भी कई प्रकार का सॉइल आता है, सब तो चिकनी नहीं है। कोई सैंडी स्लो क्ले भी है, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, बस समझ रहे हैं, बनिस्बत चिकनी के एकदम जो क्ले है, मतलब प्योर क्ले, इसलिए आप उस पर भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बहुत सारा एशेज सॉइल होता है, राख वाला, पत्ते वाला, जो पत्ता सड़गल कर करके उसमें पूरा मिल गया है। बहुत जगह पर देखिएगा खेत, जमीन जिसमें राखे पड़ा हुआ है, बहुत राख डाला, तो सब दलदली मिट्टी भी है, वो सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर मिट्टी हो जाती है, वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसी जगह पर अगर काम कर रहे हैं तो यही दो चीज़ दिमाग में रख करके काम कीजिएगा, दो मिट्टी के रूप में। ठीक है, ये आपका एक्सकवेशन है। इसमें कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट हम आपको बताएं कि कौन कौन सा हजार्ड कंस्ट्रक्शन में ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल हजार्ड इन कंस्ट्रक्शन तो लिख सकते हैं, उसको पॉइंट खाली लिखाएंगे, बाकी सब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे, उसको उसी हिसाब से प्रिकॉशन देना है। जो आदमी, सब हजार्ड मौजूद है, हर आदमी उस हजार्ड में नहीं हो सकता, जो जिस काम में है वहाँ वो हजार्ड है। तो कौन कौन सा हजार्ड कंस्ट्रक्शन में सामने आ सकता है आपके, जैसे हीट आएगा ना जी, नॉइज आएगा ना जी, डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज जिसमें एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ये बहुत कॉमन है कंस्ट्रक्शन में, तो ये भी आ सकता है। तो आपको उसका बचाव हम बता चुके हैं, आप उसी हिसाब से उसको कीजिएगा। तो खाली पॉइंट लिखा दे रहे हैं आपको, तो लिखिए ओवरऑल हजार्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। सबसे पहला इसमें केमिकल हजार्ड है, क्या है? कैसे? सीमेंट नहीं है, ध्यान नहीं जा रहा है। सीमेंट है, अलकतरा है, फेविकोल है कैसे नहीं? तो केमिकल हजार्ड में न चला गया, बात समझ में आया? तो आपको इसको ध्यान रखना है, उस जगह पे उसका वेपर, उसका फ्यूम पैदा होगा, जैसे तारकोल जलेगा। और पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, जनरेटर नहीं चलाइएगा, गाड़ी नहीं चलेगा। ये केमिकल हजार्ड में पेंट नहीं है ना जी? क्लियर है? यस सर। दूसरा इलनेस यानी हेल्थ हजार्ड, इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, लीड पॉइजनिंग और एलर्जिक।
लीड शीशा, और एलर्जिक, एलर्जी से बहुत सारे को होता है। उसके बाद इसमें क्या है, नॉइज, नॉइज भी है, जैसे व्हीकल, क्रेन, एयर कंप्रेशर मशीन्स, न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक हैमर्स, जनरेटर्स, है ना जी, इससे नॉइज पैदा नहीं है। तो ये भी समझ गए आप। वाइब्रेशन, ये कहाँ से पैदा होगा, क्रेन से। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल मशीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड टूल्स, हैमर्स, है ना वाइब्रेशन, वो भी हजार्ड यहाँ मौजूद है। उससे संबंधित लोग को इसका प्रिकॉशन दीजिए। हीट हजार्ड है, हीट हजार्ड कैसे कैसे है, खाली सूरज की रोशनी नहीं, वो तो है ही रूफर वर्कर्स के लिए, नीचे या अंदर जो काम कर रहे हैं उनको भी मिलेगा। जैसे तारकोल का पाउट, बर्तन जहाँ गर्म कर रहा है, देखते ना एक तो आदमी गर्म कर रहा है, वहां पर आप गुजरते हैं कितना गर्मी रहता है। वेल्डिंग है, मशीन्स, इंजिन्स, बहुत जगह पर काम कर रहा आदमी वहां पर मौजूद है। जहां पर हाँ, जहां पर हवा नहीं निकल पा रहा हो उस जगह तो गर्मी होगा ही, तो ऐसे जगह पर आपको हीट मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद रेडिएशन, वेल्डिंग से, अल्ट्रावायलेट रे सन से, ये दोनों रेडिएशन मिलेगा, सन से भी और वेल्डिंग से भी। स्किन बर्न नहीं होता है, चमड़ा नहीं जलता है जी सूरज से, देखते ना काला हो जाता है। हाँ, तो रेडिएशन भी है। उसके बाद फॉल हजार्ड है, जो अभी आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ये होता है किसके वजह से, सीढ़ी पे चढ़ने के वजह से, लैडर पर से, अनस्टेबल फुटिंग से, अनगार्डेड होल से, स्लिप ऑफ स्काफोल्डिंग से, स्लिप ऑफ लैडर से, है ना जी। उसके बाद इसमें मैनुअल हैंडलिंग हजार्ड भी है, जिसके लिए बैक प्रॉब्लम, हर्निया, स्ट्रेस, स्प्रेन, हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीज मौजूद है। अगर पूछे आपसे कि कंस्ट्रक्शन डिजीज, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉमन है, वो ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गया जो बताया आपको। ये कंस्ट्रक्शन डिजीज है, उसको लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन डिजीज। कहीं कहीं सवाल करता है हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टीरिया, मिर्गी, ज़्यादा धूप के कारण होता है, और समझ रहे, पानी की कमी, धूप, इसके कारण बॉडी से सॉल्ट निकल जाना। HISTO PLASMOSIS, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा नहीं होता ना, सुने लगा नया चीज बोल रहे हैं का। हाँ, तो और किसका रहेगा, बीमारी कहाँ जाएगा, बायोलॉजी में ना। लिख इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA। टीबी किसका है, डॉक्टर का, वो भी होता है, टीबी भी, ट्यूबरक्लोसिस, ETC। और भी हजार्ड है, एनिमल अटैक, एनिमल अटैक नहीं, एनिमल अटैक, इन्फ्लुएंजा, हाँ, कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलता है। अटैक बाय एनिमल्स, अटैक बाय एनिमल्स। सोशल प्रॉब्लम, नेक्स्ट हजार्ड,
सोशल प्रॉब्लम बहुत आता है, इसलिए अलग अलग जगह के वर्कर आकर कर के काम करते हैं, इसीलिए ये चेंजिंग होता रहता है उनके बिहेवियर में, उनके माहौल में। तो इस वजह से ये भी प्रॉब्लम उसमें एक आता है, सोशल प्रॉब्लम। इसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। उसके बाद एक और लिखिए, एक नहीं बल्कि 2 एर्गोनॉमिक्स हज़ार्ड भी मौजूद है। यानी अगर सही फैसिलिटीज़, सही सफाई, सही रख रखाव, सही टूल्स, सही मशीनरीज अगर नहीं है तो एर्गोनॉमिक हज़ार्ड है कि नहीं है, तो प्रोवाइड कीजिए उसको सब कुछ सही, एर्गोनॉमिक्स भी सही रहेगा। और लास्ट है इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखने के लिए आपको दे दिया है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क में कितने लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, इतने लोग इतने तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन सब पर आपका ध्यान होना चाहिए कि जो नॉइज़ वातावरण में है उनको मॉफ नॉइज़ मीटर के द्वारा नॉइज़ टेस्ट कीजिए। अगर आपका TLV से ज़्यादा है तो उसको मॉफ या प्लग प्रेफर कीजिए कि मस्ट है, आपको मैंडेटरी है, आप पहनिए। अगर कोई हेल्थ हज़ार्ड से संबंधित है, जैसे क्लीनरे है, सीमेंट का पानी है ना जी, वो खतरनाक, अब उसमें उजा रहा है तो कैसे उसको झाड़ू देना चाहिए, कैसे पोछा करना चाहिए, कैसे सफाई करना चाहिए, इस पानी को यहाँ पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कैसे उसको ड्रेनिंग सिस्टम करना चाहिए, ये सारा चीज़ ध्यान में रखना होगा। कोई आदमी केमिकल से संबंधित काम कर रहा है, जैसे फेविकोले है, उससे संबंधित है, जिसका जोड़ने का काम है, लगा हुआ है, तो मास्क पहन के काम करो, ग्लव्स पहन करके काम करो, गोगल्स पहन करके काम करो, क्योंकि गर्मी से फ्यूम भी निकलता रहता है, वेपर भी निकलता रहता है। बस समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से सारी जगह पे सारी चीज़ों के बारे में जब ध्यान में रहेगा तभी आप प्रिवेंशन दे सकते हैं। तो हर आदमी अलग अलग काम में लगा हुआ है, सबको ना ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आया? मैनुअल हज़ार्ड में जैसे सामान को उठा करके इधर से उधर ले जाना, ये बहुत ना होता है कंस्ट्रक्शन में जी। तो उस वक्त अगर सही ढंग से नहीं अगर हैंडलिंग करेगा प्रॉपरली, या हैंड कार्ड वगैरह का प्रयोग नहीं करेगा, तो हज़ार्ड उसके साथ क्या है, मसल स्ट्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, हर्निया, ज़्यादा वजन उठाने से हर्निया हो जाता है। तो ये सब है ना उसमें। तो मैनुअल हैंडलिंग जब होता हो तो उस वक्त ध्यान रखिए कि हर वर्कर खुद से ना उठा करके हैंड काट ले, ईंटा एक ही ठो उठा के ले जा रहा है, उसी में रख के ले जाओ, सिलेंडर ले जा रहे हैं, है ना जी। बहुत सारी चीज़ें जो आप हैंडलिंग करते हैं उस टाइम में, सरिया है, 2 आदमी मिल करके कंधे पे रख के प्रॉपरली ले जाओ, जैसे तैसे भी तो ले जाता है, घसीटों के ले जा रहा है, प्रॉपर वे नहीं है, सही तरीका है, उस तरीके से ले जाओ। मैनुअल हैंडलिंग को दूर करने के लिए मैकेनिकल हैंडलिंग का प्रयोग कीजिए, मैनुअल हैज़ार्ड्स को दूर करने के लिए मैकेनिकल प्रयोग कीजिए। अगर मुमकिन हो तो, नहीं है तो आप कीजिएगा तो आप मैनुअल एक्सेसरीज का इस्तेमाल कीजिए, जैसे हैंड कार्ड वगैरह हो गया। बस समझ रहे हैं? तो मैनुअल हज़ार्ड बहुत है इसमें, इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए, प्रॉपर PPE होना चाहिए। अटैक बाय एनिमल जैसे बिच्छू, सांप नहीं है साहब। कंस्ट्रक्शन का वर्क गांधी मैदान में कर रहे हो, मे भी कि हो सकता है हो जाए, ये संभावना है कि नहीं। तो जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहां पर अगर ज़्यादा देर तक खड़े रहना है तो आपको उस एरिया को साफ कर करके रखना होगा। हटा दीजिए झाड़ फाड़ जो लटर पटर है। जंगल में काम हो सकता है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन तो होता ही है इसी जगह पर, कोई अच्छे जगह पर कंस्ट्रक्शन होगा। बस समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी हज़ार्ड मौजूद है, इस संभावना को भी आप नकार नहीं ले सकते हैं, संभावना है। और बोलिए कोई सवाल? ठीक है, तो इतने ही रहने दीजिए, कल आगे बताएंगे फिर।
कल फ्राइडे है तो सवेरे चलेगा 11:30 बजे से। हाँ?